नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। दोस्तों, देश में अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा बना है किसान आंदोलन, जो सरकार और किसानों के बीच एक रस्साकसी के खेल जैसा हो गया है। 1 दिसंबर और 3 दिसंबर को किसान नेताओं और सरकार के बीच घंटों चली वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई और उसकी भरपाई दिल्ली के मध्यम वर्गीय और गरीब नागरिक फल सब्जियों की बढ़ी हुई महंगाई से पूरा कर रहे हैं। आइए हम फिर से एक बार आज समझते हैं कि किसान बिल है क्या और इस पर किसानों का विरोध क्यों है और कितना सही है यह विरोध। पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इसके अनुसार किसान भाई अपना अनाज अब एपीएमसी के संचालन वाले जो मार्केट होते हैं उनके बाहर भी बेच सकते हैं। एपीएमसी मार्केट, जिसको अभी आप आम भाषा में मंडी के नाम से सुन रहे होंगे। सरकार के कहने का मतलब है कि अब किसान को अपना अनाज सिर्फ मंडी में बेचने की बाध्यता नहीं होगी और उसके पास दूसरे विकल्प भी उपलब्ध होंगे, यानी वो मार्केट के बाहर भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है। लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों को किसान नेताओं ने समझाया है कि सरकार इस रास्ते एपीएमसी को खत्म करना चाहती है और साथ ही एमएसपी को भी निरस्त कर देगी। वैसे ही जैसे कहा गया था कि देश में कंप्यूटर आ जाएगा तो सारे मनुष्य बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर सरकार की दलील है कि एमएसपी और एपीएमसी का कोई जिक्र ही नहीं है बिल में, तो खत्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आंदोलन कर रहे किसान बिल को वापस लेने से नीचे बात मानने को तैयार नहीं है और अब आगे मानने की सूरत भी नहीं बन रही, क्योंकि आंदोलन में राजनीतिक लोगों की एंट्री हो चुकी है। जैसे दलितों के तथाकथित नेता रावण, शाहीन-बाग का चेहरा रही बिल्किस बानो, सरकार विरोधी चेहरे मेधा पाटकर और भी दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के जो मुखिया हैं, जेएनयू के स्टूडेंट इत्यादि इस आंदोलन की लहर पर सवार हो चुके हैं। खालिस्तानियों का इंदिरा गांधी को मारने पर वाला अभिमान वाला वीडियो शायद आप देख ही चुके होंगे और साथ ही आंदोलन के बीच से ही इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ था वही हश्र मोदी का भी कर देंगे, ऐसा सुने होंगे। रही सही कसर आज क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने आंदोलन के बीच से हिंदुओं को गद्दार बताकर कर दिया, साथ ही महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया है। अब पूरी तरह से यह किसान आंदोलन एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया प्रोपेगेंडा सा महसूस होने लगा है। तो वहीं अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के अगले चुनाव पर निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक बात और समझने की जरूरत है कि सरकार को यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह पर मजबूत ढांचागत एपीएमसी मंडियां है ही नहीं। और बिहार, यूपी जैसे बड़े राज्यों की बात करें, वहां के किसान पहले से ही माल बाहरी बाजार में ही बेचते हैं और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तो भारत सरकार पहले भी ये सुविधाएं दे चुकी है कि किसान अपना माल दूसरे राज्यों में जाके बेच सकते हैं। तो पहले भी उन्हें बाहर बेचने के लिए कोई मना नहीं कर रहा था, तो इस बिल को लाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। दूसरा बिल है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस बिल के अनुसार कोई भी खरीदार और किसान फसल लगाने के पहले एक मूल्य को तय करके एक एग्रीमेंट कर सकते हैं और फिर फसल तैयार होने के बाद किसान को वही मूल्य मिलेगा जो एग्रीमेंट में तय हुआ था। चाहे बाजार में दाम बढ़े या घटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही इसमें एक क्लॉज ये भी है कि किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा एसडीएम करेगा जो किसानों को बुरा लग रहा है। जैसे मान लेते हैं कि पेप्सिको को लेज चिप्स बनाने के लिए आलू की जरूरत है, तो वो किसान से पहले ही अपने आलू की आवश्यकता बताएगा और दोनों मिलकर एक रेट तय कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 15 रुपए किलो का रेट तय हो गया। फिर किसान फसल उगाएगा और फसल रेडी होने के बाद उस समय बाजार में आलू का भाव 20 रुपए हो या 10 रुपए, किसान को 15 रुपए का ही भाव मिलेगा। अब तथाकथित किसान नेताओं का कहना है कि इस बिल से किसान की जो जमीन है वो कॉर्पोरेट को देने की साजिश की जा रही है और साथ ही कोई विवाद हुआ तो एसडीएम तो अमीर कंपनी का साथ देगा, गरीब की कौन सुनेगा। कम से कम मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कहां इस बिल में ये लिखा है कि अब सबको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही है। जैसे कल अंबानी या अदानी हाथ में देसी कट्टा लेके आएगा, अब बोलेगा अब तुमको मेरे लिए आलू उगाना है, चावल उगाना है और ये भाव रहेगा। अगर आपको ये बिल साजिश लग रहा है तो आप मत कीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे अभी खेती करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, कमाते रहिए। दूसरी समस्या आंदोलनकारियों और विरोधियों की यह है कि अगर एक बार रेट फिक्स हो गया और बाद में फसल कटने के समय रेट ज्यादा रहा तो भी फसल किसानों को पुरानी कीमत ही मिलेगी जो एग्रीमेंट में तय किया गया है। लेकिन साथ ही ये किसान ये नहीं कह रहे
कि कीमत जब अगर कम भी होगा तब भी वही रेट मिलेगा जो एग्रीमेंट में तय हुआ है। और एक बड़ी साधारण सी बात है, जब एग्रीमेंट होगा तो वो ऑफ सीजन होगा, और जब फसल कटेगी उस समय फसल का सीजन होगा। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है, या कोई चाणक्य जैसे बुद्धि की आवश्यकता नहीं है बताने के लिए कि अगर प्रकृति की मार ना पड़े तो सीजन में हर चीज सस्ती हो जाती है। सीजन में 1-2 रुपए का रेट मिलने की वजह से टमाटर सड़क पर फेंकते किसानों को आपने टीवी पर देखा होगा। बाकी साफ बात है कि किसानों की अपनी मर्जी है, अगर बिल अच्छा नहीं है तो दीमक खाएगा, अपने आप ही खत्म कर देंगे दीमक चाट कर उसको। अब रही बात एमएसपी और एपीएमसी को खत्म करने की बात, तो सरकार के डेटा को देखेंगे तो इस साल भी एमएसपी पर सरकार अनाज खरीद रही है, और 30 नवंबर तक हुई धान की खरीद पिछले साल की तुलना में 19% अधिक है। 30 नवंबर तक सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए मूल्य के 318 लाख टन जो है धान खरीदी है, और उसमें से 64% लगभग 203 लाख टन सिर्फ पंजाब से खरीदा गया है। लेकिन किसानों की आड़ में तथाकथित किसान नेताओं को अपना चेहरा भी तो चमकाना है। इन सबके रोल मॉडल किसानों के महान नेता महेंद्र सिंह टिकैत रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत 1988 में राष्ट्रीय पटल पर चर्चित हुए थे, उनको बहुत बड़ा किसान नेता माना जाता है। जब अक्टूबर महीने में 1988 में 5 लाख किसानों ने दिल्ली को घेर कर अस्त व्यस्त कर दिया था, पूरी दिल्ली ठहर गई थी, लोग परेशान हो गए थे, वैसे ही जैसे आज है। आज भी किसान आंदोलन की वजह से फल सब्जियों के रेट आसमान छूने लगे हैं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और दिल्ली का मिडिल क्लास और मजदूर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, क्योंकि किसान अपने लिए न्याय मांगने में बॉर्डर जाम करके इन गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। टिकैत का आंदोलन 7 दिन तक चला था और अंतर राजीव गांधी की सरकार को झुकना पड़ा था, और किसानों की 35 सूत्री मांगों को माना था उस समय की सरकार ने। हालांकि उस समय के जो मांग थे वो कानून या किसी बिल से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि गन्ना के प्राइस ज्यादा मिले, बिजली बिल माफ करने जैसे मांगों से भरी थी। साथ ही आज किसानों पर हुए पानी की बौछार से दुखी कांग्रेस की सरकार ने 1988 के आंदोलन में लोनी बॉर्डर पर किसानों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 2 किसान राजेंद्र सिंह और भूप सिंह की मौत हो गई थी। और फिर 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की जहां पुण्यतिथि मनाई जानी थी, उस मैदान में धरना दे रहे किसानों पर रात में लाठियां बरसाई गई थी। गांधी खानदान के सम्मान की बात पर तो कांग्रेस हमेशा से लोगों को चलती आई है, जिसका एक और उदाहरण 1984 में सिखों का नरसंहार भी है। आखिर कांग्रेस सरकार झुकी थी और उसके बाद टिकैत का कद इतना बड़ा हुआ था कि नेता उनके शरण में जाने लगे, क्योंकि एक बड़े वर्ग के वोट पर उनका नियंत्रण था। बस उसी राह पर ये आज के किसान नेता भी चलकर अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। वहीं सरकार जो भी मौखिक आश्वासन दे रही है उसे लिखित में देने से क्यों कतरा रही है, ये भी पूछने की जरूरत है सरकार से, ये भी समझने की जरूरत है। इनके आपस की लड़ाई में दिल्ली की निर्दोष जनता पिस रही है। अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, तो पता भी चल जाएगा कि कितने किसान इस आंदोलन के समर्थन में हैं, या सिर्फ पंजाब, हरियाणा और यूपी वेस्ट में उस दिन लोगों को जबरदस्ती बंद करके समर्थन दिखाया जाएगा। उधर आज भी बैठक हो रही है सरकार और किसानों के बीच, और आखिरी खबर मिलने तक बेनतीजा ही रही है, और सरकार और किसान दोनों अपने रुख पे कायम है। एक की कह रहा है बिल को वापस नहीं लेंगे, और दूसरे का कहना है, किसानों का कहना है कि बिना बिल को वापस लिए उससे पहले हम नहीं मानेंगे। धन्यवाद।